ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल दुनिया के सबसे बड़े स्वैच्छिक स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर हो रही राजनीति पर है। केंद्र सरकार ने 9 जुलाई को एक आदेश निकाला, जिसके तहत 1966 से चला आ रहा संघ पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया। दरअसल इंदिरा गांधी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाए गए आचरण संहिता का हवाला देते हुए कहा था कि सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमाते इस्लामी के सदस्य नहीं हो सकते और न ही उनकी गतिविधियों में वो शामिल हो सकते हैं। ऐसा करने के पीछे सरकार की सिर्फ अवधारणा थी। अब वो अवधारणा बदल गई है और उस 58 साल पुराने आदेश में से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम हटा दिया गया। इसी को लेकर विपक्षी दल बीजेपी पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। किसी का कहना है ये संविधान के खिलाफ है, कोई कह रहा है ये चुनाव में कम सीटें आने के बाद रूठे हुए संघ को मनाने की कवायद है। कोई बोल रहा है संविधान बदलने की मंशा पूरी नहीं हुई तो सरकारी दफ्तरों में पिछले दरवाजे से संघ का कब्जा कराया जा रहा है। लेकिन तमाम आरोपों के अलावा सवाल ये भी है कि जिस संघ की विचारधारा का मूल ही राष्ट्रवाद है, जो 99 वर्षों से सेवा और अनुशासन के साथ राष्ट्रीय एकता और विकास के लिए काम करने का दावा करता है, दुनिया भर में जिस संगठन की रोज 60,000 से अधिक शाखाएं लगती हों, उन पर प्रतिबंध क्यों लगा था और मौजूदा सरकार ने प्रतिबंध हटाकर क्या संकेत और संदेश देने की कोशिश की है। बीजेपी और आरएसएस के बीच समन्वय क्या इसके जरिए और ज्यादा मजबूत होगा? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले इस पूरे मसले को लेकर आज दिन भर किस तरह से सियासत गरमाई रही, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्र सेवा और उत्थान में लगे 99 साल पुराने संगठन को लेकर जारी किया गया एक शासनादेश 58 साल बाद वापस ले लिया गया। तो जो संगठन देश की सेवा के लिए समर्पित माना जाता है, उसे लेकर सियासत सुलग उठी। देश में तीसरी बार मोदी सरकार आई तो चर्चा में आ गया एक सरकारी आदेश, जो यूं तो जारी 9 जुलाई को ही हो गया था, लेकिन सियासत अब उस पर सुलगी है जब संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। लेकिन ये सियासत क्यों सुलगी है, ये जानने से पहले वो चिट्ठी देखें जिसे कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की ओर से 9 जुलाई को जारी किया गया है। इस ऑफिस मेमोरेंडम में लिखा है कि 30 नवंबर 1966, 25 जुलाई 1970 और 28 अक्टूबर 1980 के 3 कार्यालय स्मरण पत्र के आलोक की समीक्षा की गई है और उपरोक्त आदेशों में से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिक्र हटा दिया गया है। राजनीतिक स्वार्थों के चलते तत्कालीन सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक कार्य करने वाले संगठन के गतिविधियों में भाग लेने के लिए पाबंदी लगाई गई थी। शासन ने, वर्तमान के शासन ने आज उस पाबंदी को जो हटाया है, ये निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये निर्णय पुष्ट करेगा। सरकार के इस आदेश का मतलब ये हुआ कि अब सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस में शामिल होने या संगठन के कार्यक्रमों से जुड़ने को लेकर लगाया गया प्रतिबंध लागू नहीं होगा। लेकिन ये आदेश क्या था, ये भी देख लीजिए। 30 नवंबर 1966 को जारी इस ऑफिस ऑर्डर में वित्त मंत्रालय के प्रावधानों और सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 1964 का जिक्र करते हुए लिखा गया था कि सरकार ऐसा मानती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमाते इस्लामी, इन दोनों संगठनों का चरित्र ऐसा मानती है कि इसकी सदस्यता से सरकारी कर्मचारियों के लिए तय नियमों कानूनों का उल्लंघन होता है। ऐसे में कोई सरकारी कर्मचारी इनका सदस्य बनता है या संबंधित होता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। 1966 में जारी सरकारी आदेश के पीछे संघ और जमाते इस्लामी नाम के दोनों संगठनों को लेकर सरकार की अवधारणा थी, लेकिन अब संघ को लेकर सरकार की अवधारणा बदल चुकी है। जिस तरह से मत का प्रयोग करते उस हिसाब से आप जो अपना आइडियोलॉजी है, कोई आपका थिंकिंग है, आप उस लाइन को आप लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं, तो इसमें आपत्ति काहे का होगा। देश की भक्ति, भारत माता के प्रति समर्पण, ये सब सिखाया जाता है। अगर ये कोई सीखने का विरोध कर रहा है तो उनको मैं दुर्भाग्य मानता हूँ।
बीजेपी के नेता कहते हैं कि जब 7 नवंबर 1966 को संघ और जनसंघ के आह्वान पर गौ हत्या के विरोध में विशाल प्रदर्शन हुए और सरकार ने फायरिंग करके कई प्रदर्शनकारियों को मार डाला था, उसके बाद ही 30 नवंबर को सरकार ने ऐसा आदेश पारित किया था। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 1947 में आज ही के दिन भारत ने अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था और संघ ने तिरंगे का विरोध किया था। कांग्रेस आरोप लगाती है कि सरकार कर्मचारियों को विचारधारा के आधार पर बांट रही है। सरकार कर्मचारियों की निष्पक्षता, संविधान की सर्वोच्चता के भावना को चुनौती दे रही है। संविधान में फेरबदल की मंशा अधूरी रहने पर सरकार ऐसे फैसले ले रही है। ये पिछले दरवाजे से सरकारी दफ्तरों पर संघ का कब्जा कराने की कोशिश है। ये सरदार पटेल को संघ की ओर से दिए गए आश्वासन का उल्लंघन है, जिसमें संघ को सामाजिक संस्था के रूप में काम करने का वादा किया गया था। कांग्रेस के नेता सरकार के इस फैसले को लेकर चाहे जितना विरोध जता लें, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी अभी इस पर बोलने को तैयार नहीं है। सर, एक और सवाल आरएसएस को लेकर के आप पहले भी बोलते रहे हैं। नहीं, अभी मेरा नीट पे फोकस है। हालांकि विपक्षी दल के नेताओं के हिसाब से सरकार का ये फैसला संविधान के खिलाफ है। आज आरएसएस ज्वाइन करेगा, कल तमाम और धार्मिक संगठन हैं, उनकी गतिविधियों को ज्वाइन करेगा, तो सरकारी कर्मचारी निष्पक्ष नहीं रह जाएगा। जो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाता वो तो इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ बात कर रहा है। जितने कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है उनको परमिट नहीं करना चाहिए। पहले चोरी छुपे जाते थे, अब सरकार ने अधिकतर ऊपर कर दिया है। अब उसका कोई इलाज निकाला जाएगा विपक्ष की तरफ से। इनके जो कार्य हैं समाज में नफरत फैलाने वाले, उसके कारण इनके ऊपर रोक लगाया गया। से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, उसका जवाब तलाशने की हम करेंगे कोशिश। इसके जरिए क्या संकेत दिए जाने की कोशिश भारत सरकार की ओर से की गई है। तमाम मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज काका जी, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मलूक नागर जी, जनरल सेक्रेटरी हैं आरएलडी के हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल मिश्रा जी, अभी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतन शारदा जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप ऑथर हैं, आपने संघ को लेकर किताबें लिखी हैं, आपसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए गौरव भाटिया जी, विपक्षी दलों का सीधा आरोप है, पहला ये कि दरअसल समन्वय बनाने की कोशिश बीजेपी और आरएसएस के बीच है, क्योंकि दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई थी और उसका नतीजा लोकसभा चुनावों के दरमियान भी दिखा। और दूसरी बात यह है कि अब पीछे के दरवाजे से सरकारी नियुक्तियों में यहां पर संघ के दरवाजे खोले जा रहे हैं। दोनों आरोपों पर क्या है जवाब आपका? देखिए चित्रा जी, मैं आपको जवाब देता हूं। सबसे पहले तो ये ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि 58 साल पहले भी कांग्रेस पार्टी संविधान को कुचलती थी और 58 साल बाद आज भी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी हाथ में संविधान तो लेते हैं, लेकिन बालक बुद्धि को यह समझ में नहीं आता है कि संविधान के अंदर क्या लिखा है। इसलिए मैं कहता हूं एक ऐतिहासिक भूल का सुधार करके ये ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। और इसकी वजह बताता हूं आपको। सबसे पहले संविधान की ही बात करते हैं। चित्रा जी, आपको मालूम है अनुच्छेद 14 जो ये कहता है किसी से भी भेदभाव नहीं होगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने हर कोई एक जैसा है। इसका उल्लंघन हो रहा था 58 साल से। क्या कांग्रेस पार्टी ने इसका सुधार किया? नहीं। दूसरी बात, अनुच्छेद 19 देखिएगा। अनुच्छेद 19 में आप कहीं भी असेंबल हो सकते हैं पीसफुली, आप किसी भी संगठन से जुड़ सकते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी है। अनुच्छेद 19 आत्मा है हमारे संविधान की, इसका उल्लंघन हो रहा था। संविधान का उल्लंघन होता रहा, कांग्रेस पार्टी दूसरी तरफ देखती रही। तो पूछा जाएगा ऐसा हो क्यों रहा था? मैं आपको बताता हूं। जिस दुकान की बात करते हैं, मोहब्बत की दुकान, उसमें नफरत बेची जाती है कांग्रेस पार्टी के शोरूम में। और आप मुझे ये बताइए, क्या यह सत्य नहीं है कि केवल इसलिए कि कांग्रेस की विचारधारा से किसी की सहमति ना हो तो हम उसको इस तरह से प्रताड़ित करेंगे? और क्या यह सत्य नहीं है कि आरएसएस ने हमेशा देश प्रेम की बात करी है, देश सेवा में अपनी जान तक न्यौछावर करी है जो स्वयं सेवक हैं? तो आज मैं समझता हूं ये स्वागत योग्य फैसला है। और एक बात और कह के अंत करता हूं। आप बताइए, जवाहरलाल नेहरू ने जब 1963 में गणतंत्र दिवस की परेड पर आरएसएस के जो स्वयं सेवक हैं उनको निमंत्रण दिया कि जब भारत चीन युद्ध हुआ तो उन्होंने
ऐसी देश सेवा करी कि जवाहरलाल नेहरू ने उनके सत्कार में बुलाया। ठीक है। तो आज ये फैसला स्वागत योग्य है। विपक्षी या दलों नहीं से है, ये बताइए। सवाल मैं पूछ लूंगी, लेकिन पलटकर सरकार से ये सवाल पूछा जाएगा, 10 सालों का जब आपका शासन रहा है 14 से 24 तक, तो अभी इसकी याद क्यों आई? इसका जवाब आप दीजिएगा गौरव जी। लेकिन रतन शादर जी, सीधे आपके पास आते हुए, ये जो सरकार का फैसला है, इससे क्या चीजें बदलने जा रही हैं? देखिए, संघ ने इस तरह के कानून जो कि 1932 में अंग्रेजों ने बनाए थे और उसको कांग्रेस से सपोर्ट से डॉक्टर हेडगेवार जी ने सेंट्रल प्रोविंस की असेंबली के अंदर कट मोशन द्वारा हराया था, वो कानून चला क्योंकि ब्रिटिश राज था। उसको 48 में कांग्रेस ने फिर दोहराया। तो ये इस प्रकार के ऑपरेसिव कानून कांग्रेस बनाती रहती है, उपयोग करती रहती है, लेकिन हर बार कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन किया। लेटेस्ट एग्जांपल है जनवरी 2024, हिमाचल प्रदेश ने एक आरएसएस के स्वयंसेवक को इसलिए ट्रांसफर किया कि आरएसएस का था। कोर्ट में गया और कोर्ट क्या कहता है? इट इज पेटेंटली आर्बिट्री, इलीगल एंड वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस प्रकार का जो उनका व्यवहार है, क्योंकि खास आरएसएस ने इस पर एक्टिविज्म करना चाहिए था, नहीं किया मानता हूं, लेकिन इसके बावजूद जो किया वो सही हुआ, क्योंकि आरएसएस कोई बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। कांग्रेस ने 3 बार बैन किया, कांग्रेस ने हर तरह का कानूनी हथकंडे अपनाए 1947 से लेकर, सफल नहीं हुआ। तो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, कुछ ना कुछ तो उठाना है। जो फॉर्मूला फेल हो चुका सालों से, उसको केवल एक वोट बैंक की राजनीति की तरह उपयोग करके कांग्रेस चिल्ला चिल्ली कर रही है। 1947 में 17 कांग्रेस कमेटी ने रेजोल्यूशन पास किया था कि वी विल डिस्ट्रॉय आरएसएस, और अगर नहीं किया तो 42 के हथकंडे अपनाकर टेररिस्ट के उनको हम सप्रेस करेंगे। बीजेपी ने कहा आप चुप रहो, लेकिन नवंबर 1 और 2 को आरएसएस का स्टेट लेवल का कैंप बंद किया गया। 17 जनवरी 48 फिर एआईसीसी ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट को टेको स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट आरएसएस। कारण क्या था? मैं और भी बहुत सारे, समय नहीं है। कारण क्या था कि पार्टीशन के समय जो कांग्रेस फेल हो गई, हिंदुओं सिखों को बचाने के लिए पार्टीशन नहीं होगा कहने के बाद, वहां पर आरएसएस के स्वयंसेवकों ने हजारों लाखों लोगों की जान बचाई, उनका पुनर्स्थापन करने के लिए काम किया। आरएसएस बहुत पॉपुलर थी, उस पॉपुलरिटी से डरते हुए ये सारे हथकंडे हो रहे थे बिफोर द असैसिनेशन ऑफ गांधी जी। ऑल आई एम टेलिंग इज बिफोर गांधी जी। इतना ही नहीं, पटेल ने 6 जनवरी 1948 में ये कहा कि आप आरएसएस को क्रश नहीं कर सकते, ये देशभक्त लोग हैं, इस तरह की भाषा का उपयोग न करें। डीपी मिश्रा ने कहा दिसंबर 47 में, वो होम मिनिस्टर थे एमपी के, कि ये आरएसएस डंडे के जोर पे कांग्रेस को हटा सकती है क्या, ये हास्यास्पद बातें बंद करें। और फिर पटेल ने कहा अपने 18 जनवरी के लेटर में आफ्टर द बैन कि आरएसएस ने लोगों को बचाने के लिए काम किया, लेकिन वो अच्छा काम कर सकती है अगर वो कांग्रेस में शामिल हो जाती है। ठीक है, यानी कांग्रेस में शामिल हो जाए तो देशभक्त है, कांग्रेस से बाहर हो तो देशद्रोही है। ये कौन सा हिसाब है? तो ये एक विचारधारा की लड़ाई है जिसको कांग्रेस ने हमेशा कानून का सहारा लेके तोड़ने की कोशिश की और सफल नहीं हुई। अब भी जितना मर्जी चिल्लाए होगा नहीं। अगर बीजेपी ने कानून वापस 10 साल बाद लिया, आप कहेंगे जनता पार्टी में लेना चाहिए था, अटल जी के समय लेना चाहिए था। जनता पार्टी ने 1977 में वापस लिया था, लेकिन फिर इंदिरा गांधी जब आती है तो उसको बहाल कर देती है। अब भी होगा। रतन शादर जी, लेकिन मेरा ये सवाल है, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि आगे जब भी कांग्रेस आएगी फिर ऐसा ही कर देगी, लेकिन मेरा आपसे काउंटर क्वेश्चन है, ऐसा मौजूदा वक्त में क्या हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 10 साल इतनी मजबूती से अपने पैर केंद्र में जमाई रही, और आरएसएस की नर्सरी से ही आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मौजूदा वक्त में कई राज्यों में आरएसएस से निकले हुए मुख्यमंत्री हैं, कई राज्यों में राज्यपाल हैं। मैं पढ़ रही थी, आंकड़ा 16 का बता रहा था, ऊपर नीचे हो सकता है। अभी ही क्यों जरूरत आन पड़ी? सवाल ये है रतन शारदा जी। देखिए, अगर पहले आपको ये पूछना पड़ेगा, आरएसएस के नेतृत्व से मैं उसमें नहीं हूं, कि आरएसएस ने इसकी डिमांड की थी क्या बीजेपी गवर्नमेंट से? मुझे नहीं लगता की थी। इवन जनता पार्टी जब बनी है तब जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था आपको आरएसएस से बैन हटाना है, पहली डिमांड रखेंगे क्या? तो बाला साहब देवरस ने कहा नहीं, पहले इमरजेंसी जाने दो, आप लोग इलेक्शन जीतो, हमारे बैन की चिंता मत करो। ये आरएसएस की थिंकिंग है। काम तो बढ़ ही रहा है, लगातार विरोध नहीं बढ़ा है ना। 75 सालों में 65 साल कांग्रेस और अपोजिशन के लोगों ने सारा रूल किया, लेकिन आरएसएस का काम तो कम नहीं हुआ, बढ़ता ही रहा। तो ये एक मामूली सा इरिटेंट है जिसको कांग्रेस बार बार तंग करने के लिए लगाती है, फिर लगाएगी तो भी काम कम नहीं होना, क्योंकि विचारधारा हमारी जमीन से जुड़ी है, कांग्रेस की वेस्ट से जुड़ी है। तो हमारा मेल हो नहीं सकता, क्योंकि मेरी विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क है, और वो लगातार विरोध करेंगे लेफ्टिस्टों के प्रयास में। अब तो कांग्रेस टोटली अर्बन नक्सल न्यू लेफ्ट के हाथ में। उनकी भाषा सुनिए, उनके एंटी विरोध हिंदू विरोध के बयान सुनिए, तो लगातार अभी बिल्कुल न्यू लेफ्ट के हाथ में चली गई है, वोक लोगों के हाथ में। तो ये संघर्ष बढ़ेगा, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है संघर्ष करने का।
क्योंकि आरएसएस ना बैंड ऑर्गेनाइजेशन है ना इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये दिस इज टोटली कमिटेड टू नॉन वायलेंस। उसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि अगर कोई वायलेंस करता है तो आरएसएस से बाहर होगा। इसके बावजूद आप उसको कंपेयर करते हैं कम्युनिस्टों से। कम्युनिस्ट, मार्क्सिस्ट, अर्बन नक्सल कांग्रेस गवर्नमेंट का पार्ट थे। नेहरू के समय, इंदिरा गांधी के समय, यूपीए के समय एनएससी के मेंबर थे, जो बाद में जेल में गए अर्बन नक्सल होने के कारण, जो वायलेंस को सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने नक्सलवादियों ने जब सीआरपीएफ के जवान मारे उनको उनके लिए उनके समर्थ में नाचे थे, वो लोग कांग्रेस के साथ खड़े हैं। तो मुझे पता है आपको कहीं जाना है, लेकिन एक और सवाल का जवाब लेकर फिर मैं आपको शुक्रिया बोलना चाहूंगी। जो संघ के दूसरे सरसंघ चालक थे गुरु गोलवलकर, उनकी किताब बंच ऑफ थॉट्स के दूसरे भाग में आता है राष्ट्र और उसकी समस्याओं में, जिसका अक्सर जिक्र आशुतोष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो उन्होंने भी आरएसएस के ऊपर एक किताब लिखी है। बार बार वो भी कई बार इसका जिक्र करते हैं। इसी वजह से पहले ही मैं इस सवाल का जवाब ले लेती हूं। उसमें शीर्षक है आंतरिक संगठन, आंतरिक संकट। वो संकट पर जोर देते हैं। आंतरिक संकट में मुस्लिम, ईसाई, कम्युनिस्ट को वो इसके लिए जिम्मेदार बताते हैं। तो तब से लेकर अब तक आरएसएस की विचारधारा वही रही है या उसमें बदलाव भी देखने को मिला है? कैसे? क्योंकि मुस्लिमों को लेकर बार बार ये डर दिखाया जाता है कि आरएसएस अपनी हिंदुत्व वाली विचारधारा को लेकर आगे बढ़ी है, उससे मुस्लिमों के लिए संकट पैदा हो जाएगा। दिक्कत यह है कि जो संघ को नीचा दिखाना चाहते हैं वो पुराना इतिहास पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे कि 1971 में उन्हीं श्री गुरु जी ने एक मुस्लिम पत्रकार के सामने स्पष्ट कहा कि अगर यहाँ का मुसलमान इस देश को अपना मानता है, हमारे पूर्वज अपने पूर्वज मानता है और इसमें निष्ठा रखता है, तो हमें कोई आपत्ति ना हो, धर्म बदले ना पंथ बदले, और हमारे लिए देशभक्त नागरिक है यहाँ का। ये 1971 का उनका इंटरव्यू है, जहां मर्जी आप पढ़ सकते हैं। ऑर्गेनाइजर में आया था, तो मैं तो उसके लेटेस्ट बयान पर जाऊंगा ना। और जिस समय क्या बात करती हैं, उस समय क्या हाल था भारत का? उस समय पार्टीशन हुआ था, लाखों लोगों के कत्लेआम हुए थे, और हिंदुओं को पुनः स्थापित करने के लिए कांग्रेस ने मदद नहीं की थी। इतने बुरे हाल थे उस समय कि वहां से उनको मस्जिदों से और घरों से निकाला गया, खाली घरों से, क्योंकि उनको मुसलमान वापस लाने थे। उस समय अगर किसी ने को बयान दिया होगा, ये भाषण के सारे ये टिप्पणियां हैं, ये उन्होंने लिखा हुआ नहीं है। उसके बाद 1971 का उनका आखिरी बयान था ना, उसके बाद तो वो रहे नहीं, एक साल, उसी 2 साल में निकल गए। पर उन्होंने ये उनकी स्वर्गवास हुआ। लेकिन इसी 71 के इंटरव्यू को लास्ट इंटरव्यू में क्यों ना मानूं? मैं क्यों ना मानूं कि उनके फाइनल व्यूज थे जिसमें उन्होंने कहा मुसलमान हमारे साथ बिल्कुल अच्छी तरह रह सकते हैं, बशर्ते माने हमारे पुरखे उनके पुरखे हैं, हमारा इतिहास उनका इतिहास है, और जिनका सारी श्रद्धा भारत देश पर है, उसको मैं आखिरी भी मानूंगा। मैं बाला साहब देवरा से यही कहा, उनको मानूंगा। सुदर्शन जी ने कहा, उसको मानूंगा। मैं पार्टीशन के समय के जो उस समय का वातावरण था, जो हालात थे, और आप देखिए आज इस्लामिक शक्तियां, मैं मुसलमान की बात नहीं करता, तो जिहादी शक्तियां, नक्सल्स और चर्च ये सारे आज भी लगे हुए उसी काम में। सारी दुनिया के अंदर इस्लामिस्ट और लेफ्टिस्ट ने हल्ला मचाया हुआ है। तो वो आज भी सच हो रहा है, लेकिन अभी उसके बनने वाले गुट अलग है। लेकिन उस समय की बात को 1971 और बाद के सारे संचालकों से जोड़ूंगा मैं। अब मैं अपने बाकी मेहमानों के पास आऊंगी, अगर आपके सब पास वक्त हो तो आप हमारे साथ बने रहें। आशुतोष जी, इसके पहले कि राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊं, आशुतोष जी आपसे इस सवाल का जवाब लेते हुए, यह सवाल बार बार पूछा जाएगा कि मौजूदा वक्त में ही सरकार की ओर से यह फैसला क्यों लेना पड़ा, लेकिन इस फैसले का संकेत संदेश क्या पढ़ रहे हैं आप? आशुतोष। चित्रा जी, उम्मीद है कि मुझे बोलने का पूरा मौका मिलेगा। मैं सबसे पहली बात तो मैं रतन शारदा जी को कहना चाहता हूं कि वो आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। अपने नाम के नीचे लेखक लिखते हैं तो उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा होता है। और उनकी ये किताब है, जो किताब उन्होंने खुद लिखी है, इस किताब में लिखा हुआ है सीनियर वो है, तो मैं चाहूंगा कि वो इसको दुरुस्त कर लें नीचे, क्योंकि लेखक लिखा हुआ है, उससे कंफ्यूजन पैदा हो। 3 चीजें हैं। पहली बात यह है कि मैं या खुद आरएसएस के सवाल का जवाब देना चाहिए, क्या भारत में जिस संगठन के ऊपर 3 बार प्रतिबंध लगा हो, बैन लगा हो, क्या ऐसे सारे संगठन के लोगों को आज सरकारी नौकरियों में मौका मिलना चाहिए या उनका नहीं मौका मिलना चाहिए? और बार बार ये कहा जाता है कांग्रेस पार्टी ने उनके ऊपर बैन लगाया, तो सरदार पटेल ने इनके ऊपर बैन लगाया था, नरसिम्हा राव ने इनके ऊपर बैन लगाया था, और इंदिरा गांधी ने इनके ऊपर बैन लगाया था। सरदार पटेल और नरसिम्हा राव की तो भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं ये लोग, खूब तारीफ करते हैं, और उसके आधार पे कांग्रेस पार्टी पर हमले करते हैं। सरदार पटेल की तारीफ करते हैं, जवाहरलाल नेहरू पर हमले करते हैं, नरसिम्हा राव की तारीफ करते हैं, और राहुल गांधी और नेहरू गांधी और सोनिया गांधी को खूब जम के आलोचना करते हैं। तो जो लोग आरएसएस के प्रति कांग्रेस के जो लोग नर्म थे, जिनको ये अपने आराध्य पुरुष मानते हैं, उन्होंने अपने प्रधानमंत्री काल में, अपने गृह मंत्री रहते समय आरएसएस के ऊपर बैन क्यों लगाया था, इसका जवाब इनके पास नहीं है। इंदिरा गांधी से तो इमरजेंसी के दौरान बाला साहब देवरस उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। 15 अगस्त को जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने के बाद जब भाषण दिया, तो बाला साहब देवरस ने उनकी प्रशंसा की थी।
और विनोबा भावे के माध्यम से उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। तो पहला प्रश्न तो इसी बात को लेकर है। दूसरी बात, उनके आरएसएस की हिंसा में कोई दिलचस्पी नहीं। अरे भाई, 11 सितंबर 1948 को जो आरएसएस के प्रमुखों को सरदार पटेल बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं, जिनको आराध्य पुरुष मानते हैं, उन्होंने लिखा था कि नफरत की जो राजनीति आपने शुरू की, जो हिंसा का माहौल आपने बताया, उसमें गांधी जी की हत्या हुई है। चलिए मैं मान लेता हूं उसको, क्योंकि वो पुरानी बात हो गई। आप कहते हैं कि मैं गोलवलकर की बातों को, नई बातों को मानूंगा। क्या गांधी जी ने अपना लिखा हुआ कोई चीज कभी वापस किया? क्या जवाहरलाल नेहरू ने अपना लिखा हुआ कभी चीज वापस लिखा? ये मेरे पास उनकी किताबें हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, इतनी मोटी मोटी किताबें, एक भी शब्द, एक भी सेंटेंस, एक भी पैराग्राफ, एक भी नहीं लिया। तो गांधी जी और नेहरू जी के ने अपने लिखे को वापस नहीं लिया, लेकिन गोलवलकर के लिखे को वापस लिया, क्योंकि ये अवसरवादिता है। अभी प्रधानमंत्री जी कहते हैं इन्फिल्ट्रेटर्स, आप मुसलमानों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो और उसके बाद आप कहते हो कि हम बदल गए। तीसरी बात, देखिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आरएसएस सरकार में आए या ना आए, नौकरी में आए या ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस बात को पड़ता है कि दरअसल ये नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरीके से आज की तारीख में आरएसएस के सामने नतमस्तक हो गई है। इसलिए आरएसएस को अपीज करने के लिए यह कदम उठाया गया, इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी बहुत कमजोर हैं आरएसएस के सामने, क्योंकि जो उन्होंने डींगे हाकी थी जेपी नड्डा ने कि हम सक्षम हो गए, आरएसएस उनको बता दिया कि बिना आरएसएस के बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है, वो अपना बहुमत नहीं ला सकती। इसलिए आरएसएस के सामने मोदी सरकार नतमस्तक हुई है, उसका यह परिणाम। बाकी लोगों को भी आप स्क्रीन पर दिखाइए। बाकी मेहमानों के पास फौरन मैं आऊंगी। मुझे लगता है कि गौरव भाटिया जी, आप पहले इसका जवाब दे दीजिए। मनोज जी, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूं आपके पास, मलूक साहब भी और विशाल जी आपके भी पास भी, जल्दी से। गौरव भाटिया जी। देखिए, ऐसा है, नतमस्तक तो कुछ लोग हैं जो अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, लेकिन वो सोनिया गांधी के दरबार में नतमस्तक रहते हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। जब प्रधानमंत्री जी का नाम लीजिए, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का नाम लीजिए, तो सम्मान से तो ले ही सकते। पहला मैंने जो टिप्पणी करी, मैंने उसमें अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 की बात करी, और मैंने बताया कि ऐतिहासिक भूल करी थी कांग्रेस पार्टी ने, जिसका सुधार हमने किया। क्या आपको उस पर कोई टिप्पणी मिली? नहीं मिली। दूसरा, मैंने बताया किस तरह से जवाहरलाल नेहरू जी ने आरएसएस का योगदान देखते हुए उनको गणतंत्र दिवस की परेड में बुलाया सम्मानित करने के लिए। क्या उसका आपको जवाब मिला? नहीं मिला। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय को ये लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे? सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला अभी रतन शारदा जी ने बताया। इसी तरह से एक और फैसला है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस रमाशंकर रघुवंशी, और इसमें स्पष्ट लिखा है अगर कोई नागरिक, और ये फैसला आया 1983 में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा अगर कोई नागरिक जिसका अधिकार है संविधान के तहत, अगर किसी संस्था से जुड़ा है, संगठन से जुड़ा है, तो ये कोई गलत कृत्य नहीं है, आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अब आप मुझे बताइए, संविधान की भी ये बात नहीं करेंगे। लेकिन आज बात ये पूछी जाएगी, आप याद करिए चित्रा जी, एक तस्वीर दिखा रहा हूं, ये कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने ट्वीट करी थी नफरत फैलाने के लिए, एक निक्कर दिखा के, और उसमें दिखाया था आग लगी है। असल में आग निक्कर में नहीं लगी है, आज आग लगी है राहुल गांधी की छाती में, कांग्रेस के हेडक्वार्टर में, जहां से धुआं निकल रहा है। और हाँ, कुछ राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके दिल में भी आग लगी है, क्योंकि वो तर्कों पे बात नहीं करेंगे, वो केवल इधर उधर की बात करेंगे। मुझे आप बताइए, जिस शासन आदेश की हम बात कर रहे हैं चित्रा जी, उसको पढ़िएगा, उसमें आरएसएस के साथ जमाते इस्लामी का नाम लिखा है। जमाते इस्लामी अभी बैंड है, बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। अब उससे आप आरएसएस की तुलना करते हैं, जिसके कार्य सेवक जो हमारे आरएसएस के रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को मंत्री बनाया, अब मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। तो अगर योगदान इतना अच्छा है, आप मंत्री बना सकते हैं, तो फिर क्यों इस तरह के आदेश पारित हुए? इसकी वजह यह है कि वैचारिक छुआछूत है कि अगर किसी का विचार हमसे नहीं मिलता है तो हम उस विचार को कुचल देंगे, चाहे वो राष्ट्र हित में हो। आशुतोष जी जवाब देंगे, उसके बाद कहूंगा, अब एक उदाहरण और देता हूं। गौरव जी एक एक करके, बाकी तीन लोग भी बहुत देर से इंतजार हैं, एक भी टिप्पणी नहीं पाए। 2 लाइन में आशुतोष जी, जल्दी से, आप हाथ उठा रहे थे लगातार। हाँ ठीक है। नहीं, मैंने जो सवाल पूछा उस सवाल का जवाब नहीं मिला है, और इसलिए मैं सवाल दोबारा दोहरा देता हूँ, शायद भाटिया जी ने सुना नहीं होगा। क्या इस देश के अंदर ऐसे वो तमाम संगठन जिनके ऊपर
3 बार आधिकारिक तौर पर बैन लग चुका हो, क्या उनके लिए भी सरकार में जगह होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं तो सवाल सिर्फ आरएसएस के ऊपर किया ना, ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जिनके ऊपर बैन लगा है, उनको भी शामिल कर ले। दूसरी बात, क्या ऐसे संगठन के लोगों को शामिल करना चाहिए जिनको गांधी जी की हत्या के बाद लोगों को गिरफ्तार किया गया, न केवल गिरफ्तार किया गया उनके संगठन पर आरोप लगा? और गांधी जी कौन है? गांधी जी हम सबके आराध्य पुरुष हैं, वो भारत के फादर ऑफ नेशन है। तो उनकी हत्या के बाद अगर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उनके ऊपर बैन लगता है, तो क्या उनको शामिल करना चाहिए? मैं तो ये बहुत छोटा सवाल पूछ रहा। दूसरा, इंदिरा गांधी की तारीफ आप ही कर रहे थे, मैंने तो नहीं की इंदिरा गांधी की तारीफ, और बाला साहब देवरस तारीफ कर रहे थे। तो तब आपको इमरजेंसी में, आपातकाल को आप लोग अनुशासन पर्व कह रहे थे, माफी मांग के बाहर आना चाहते थे, इंदिरा गांधी को दुर्गा बोल रहे थे, और नरसिम्हा राव की आप तारीफ करते हैं। तो भाई जो लोग आरएसएस के प्रति नरम थे कांग्रेस के अंदर, जिनकी आप तारीफ करते थे, उन्होंने ही बैन लगाया। जब उन्होंने बैन लगाया तो क्यों लगाया? आप की बार बात ठीक है, अब जरा बाकी मेहमानों को भी लेकर आते हैं, वरना सभी की टिप्पणी रह जाएगी। अब मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हुए, मनोज काका जी, आपसे ये सवाल है। देखिए, आरएसएस की विचारधारा को लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे, उसको बैन किया गया, फिर बैन खोला गया, फिर तमाम उतार चढ़ावों के बीच आज ये संगठन जहां पर खड़ा है, आप उसकी विचारधारा को कैसे रोक सकते हैं? किसी भी विचारधारा को, अगर उसके पीछे इतनी बड़ी तादाद में लोग लगे हों। और एक जानकारी जो आरएसएस के हवाले से निकलकर सामने आई थी, सालाना लाखों लोग आरएसएस का सदस्य बनने के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं, मनोज काका जी, और ये जो फैसला सरकार का है उस पर भी आपकी टिप्पणी। चित्रा, समाजवादी पार्टी की जो टिप्पणी है वो ये है, लाखों लोग बहुत सारे संगठन को ज्वाइन करते हैं। जब आतंकवादी और नक्सली भी अपना संगठन बनाते हैं तो उन्हें भी लोग ज्वाइन करते हैं। जो आरएसएस का समूचा चरित्र है, 1925 से जो आरएसएस का समूचा चरित्र है, चित्रा, जब आरएसएस के बारे में आप व्यापकता से ये देश कब जाना, और इस देश के लोग जब भी आरएसएस को याद करते हैं तो याद करते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जब इस मुल्क की आजादी मिली, इस मुल्क को, तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 5.5 महीने के बाद उनकी हत्या कर दी गई। और उस हत्या का आरोप अगर इस देश में किसी संगठन पर लगा तो आरएसएस पर लगा। किस संगठन ने इस देश के राष्ट्रपिता के, जिसने अपने अथक परिश्रम और भगीरथ परिश्रम से इस मुल्क को आजादी दिलाई, उसके हत्या का आरोप आरएसएस पे लगा। और उस आरएसएस के लोगों ने पूरे देश में पूज्य बापू के हत्या के बाद मिठाइयां बांटी और जश्न मनाया। अभी आज भी भारतीय जनता पार्टी के कीर्तन गाने वाले प्रवक्ता के मुंह से गोंडसे मुर्दाबाद नहीं निकल सकता, क्योंकि ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। आज भी गोंडसे को अंदर से पूछते हैं और बापू के सामने सर झुकाते हैं। जब 1948 में इसी देश में देश के प्रथम गृह मंत्री ने इस आरएसएस पे बैन लगाया, आरएसएस, ये वही आरएसएस है, इसका समूचा चरित्र देश क्या जानता है? ये जानता है कि जब मुल्क हमारा आजाद हुआ तो हमारे धार्मिक नगरी बनारस में पहला तिरंगा हमारे एक मुसलमान भाई के द्वारा फहराया गया। लेकिन इसी देश का एक संगठन जो आजादी के 52 साल तक अपने मुख्यालय पर इस देश के तिरंगे को नहीं फहराया, जिसके आदर्श पुरुष एमएस गोलवरकर ने एक किताब लिखा, वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड, और उसमें वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड में उन्होंने आदर्श किससे लिया, अपना प्रेरणा किससे ली? हिटलर से लिया। तो जो लोग हिटलर से, नाजी से, मुसोलिनी से प्रभावित हों, जो लोग गीत तो ये गाते हों कि यम निज परोवेति गणनाचा लघुचेत सामुदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम, वो ऊपरी जुबान से तो वसुधैव कुटुंबकम बताते हों, लेकिन उनके अंदर, अरे चित्रा सुनिए, लेकिन उनके अंदर हिंदू मुसलमान की दुकान पर नाम लिखवाने की जो सांप्रदायिक भावना है, उसको आज हालांकि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने खत्म किया है। ये सही कहा कई साथियों ने। असल में आरएसएस जान चुकी, आरएसएस ने बीजेपी को कहा कि अब देखो तुम्हारी हैसियत खत्म हो चुकी है, तुम्हारे अध्यक्ष ने ये जो कहा है कि हमारी कोई जरूरत नहीं है, कम से कम हमारे बैन को हटाओ। और आरएसएस के लोग तो आज आप जाएंगी, जिला स्तर से लेके तहसील से लेके मुख्यालय में हर जगह मिलेंगे। लेकिन जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बड़ा व्यापक बयान दिया कि ये सांप्रदायिकता के राजनीति का अंत होने वाला, अब उसका जो लौ है अब वो बुझने वाला, इसलिए फड़फड़ा रहा। तो आप आरएसएस देश में है ही, आरएसएस को आप नौकरी में, अब इससे ये होगा कि आप किसी की कैलिबर नहीं देखी जाएगी। पूरे देश के शैक्षणिक संस्थानों में आरएसएस के लोग रखे जा रहे हैं। अब किसी की शैक्षणिक संस्थान,
किसी की कैलिबर, उसकी क्षमता नहीं देखी जाएगी, ये देखी जाएगी अब कि आप आरएसएस के नफरती कैंप में कितने दिन शाखा में गए हैं। जब आप शाखा में गए ये वाला आदेश कहाँ निकला है मनोज काका जी? हाँ, ये वाला आदेश कहाँ निकला हुआ है कि जो आरएसएस की शाखा में गया हुआ उसका सिलेक्शन? मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा सा बहुत पॉलिटिकल बयान देते देते ऐसा ना हो जाए कि जनता के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए। मुसलमानों को लेकर आपने जो बात कही है, मोहन भागवत जी, आप मेरी बात सुन ले मनोज जी। मोहन भागवत जो मौजूदा सरसंघ चालक, उनकी ओर से, आरएसएस चीफ की ओर से कहा गया, जिस दिन ये कहा जाएगा कि यहां मुसलमान नहीं चाहिए, उस दिन वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। इसके बाद वो मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात करते हैं, दिल्ली में एक मस्जिद में भी जाते हैं, मुस्लिम बुद्धिजीवियों से अलग अलग जगहों पर वो मुलाकात करते हैं। तो सीधे तौर पर यह कह देना कि नहीं मुसलमान खतरे में आ जाएंगे, मुसलमानों के खिलाफ ये हो जाएगा, ऐसा होता तो वो मस्जिद में क्यों जाते राजधानी दिल्ली के? देखिए चित्रा, जो आपका सवाल है, मोहन भागवत जी कब क्या बयान देते हैं, वही मोहन भागवत जी इस देश में आरक्षण के समीक्षा की बात किए थे। जब वो जान गए कि दलित पिछड़े, ये वही मोहन भागवत हैं कि जब देश में 7 अगस्त 1990 को जब बीपी सिंह ने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के बहुजनों का उनका हर तरह का हक मिला, बीपी मंडल कमीशन आयोग रिपोर्ट लागू किया, तो आरएसएस और उसी आरएसएस ने लाल कृष्ण आडवाणी से मंडल के विरोध में कमंडल यात्रा चला दी। क्यों चला दी? कि इस देश में मनुवाद बना रहे, इस देश में संविधान की प्रासंगिकता कम रहे, क्योंकि जो वर्णवादी व्यवस्था है जिसमें बहुजनों को हाशिए पे रखने का पूरा तंत्र है, उसी का पोषण करती है मनोज काका जी, इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे तो 1977 में जब जनता सरकार की ओर से बैन हटाया गया था, तो उस समय जेपी लोहिया, मोरारजी देसाई, ये सब लोग थे ना, और उसी से निकली हुई समाजवादी पार्टी है, उसी सोच से। तो यानी कि उस समय की सरकार और मोरारजी देसाई, जेपी लोहिया, इन सब लोगों ने गलत किया था। ठीक है, मैं विशाल मिश्रा जी के पास आना चाहूंगी। हेतु बता दें, समाजवादी पार्टी बहुत पहले से थी और उस समय बैन हटा। आप सुनिए, बैन तो समाजवादी पार्टी कब से थी, जरा बताइए। 1977 के पहले कहाँ थी समाजवादी पार्टी? देखिए, चित्रा वैचारिक साझेदारी ना हो, आपने सवाल किया है तो जवाब सुनिए। जब बैन हटाया गया, जब पटेल जी ने बैन हटाया, तो आरएसएस ने कहा कि हम किसी तरह के राजनीतिक किसी क्रियाकलाप में भाग नहीं लेंगे, हम आपसे माफी मांगते हैं। लेकिन उसी आरएसएस तो आज पूरी भारतीय ये आपसे नहीं कहा था, ये पटेल से कहा था, सरदार पटेल से। विशाल मिश्रा जी, मलूक नागर जी, 2 लोग और हैं, जल्दी जल्दी। गौरव भाटिया जी, मैं आ रही हूँ। विशाल मिश्रा जी, वो भी आरएसएस पे बहुत बोलते हैं, बोलेंगे। विशाल मिश्रा जी, उनके आरोपों पर जवाब दीजिए, मनोज काका जो बोल रहे हैं। मलूक साहब, उसके बाद में फौरन आपके पास आ रही हूँ। देखिए चित्रा जी, अभी तक जितनी बातें खास चित्रा जी, ये जितनी बातें संघ को लेके, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेके अभी श्रीमान आशुतोष जी बोल रहे थे और श्रीमान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, विशुद्ध रूप से एक कुत्सित विकृत मानसिकता को लेकर बोल रहे हैं। ये इनका नफरत है। इतनी जो एक सात्विक शक्ति है, उस पर समय समय पर किस प्रकार से अंग्रेजों के समय पर 1930 से जो चीजें शुरू हुई, उसको किस प्रकार से कैरी ऑन किया। मैं 2-3 बातें यहाँ पर कहना चाहूंगा। आशुतोष जी बार बार कह रहे थे कि जो संस्था 3 बार बैन हुई हो, तो इनसे पूछिए ना कि जो संस्था 3 बार बैन हुई है, उस संस्था को 3 बार हटाया भी तो गया, और क्या लिख के हटाया गया? बार बार ये सरदार पटेल जी का नाम ले रहे थे। सरदार पटेल जी की चिट्ठी जो 27 फरवरी 1948 को उन्होंने पंडित नेहरू को लिखी, उसका कोट क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने साफ साफ लिखा कि इट आल्सो क्लियरली इमर्जेस फ्रॉम दिस स्टेटमेंट दैट आरएसएस वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन एट ऑल। 17 फरवरी 1948 को हिंदी के लिए पटेल जी ने कहा कि मैंने नियमित कार्यवाही आरएसएस की देखी है, इस प्रकार की कोई गतिविधि नहीं है। और दूसरी बात, जब ये नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल की बात कर रहे थे, पूछिए ना, ट्रिब्यूनल में मुकदमा गया था, 1 साल के अंदर 1993 में बैन हटा कि नहीं हटा? तो गलत तथ्यों के आधार पर तो आप टाइम टू टाइम बैन करेंगे। और तो और यहाँ पे कोर्ट केस की बात हो रही थी, चित्रा जी, कोर्ट केस की बात चल रही थी। एक रघुनाथ अग्निहोत्री कर्नाटका हाई कोर्ट का केस है। चित्रा जी बार बार, चित्रा जी, अरे शांत रहिए पहले आप, शांत रहिए पहले आप। आपने संघ का, आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संविधान पढ़ा है? संविधान पढ़ा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन। चित्रा जी, आरएसएस के संविधान को इनसे कहिए पढ़ने, उसका अनुच्छेद 4 आपकी बारी में वो नहीं बोल रहे थे, उनके समय में भी धैर्य दिखाएं। संघ इज अलूफ फ्रॉम पॉलिटिक्स। नहीं, इनसे कहिए चित्रा जी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संविधान का अनुच्छेद 4 पढ़ ले, अनुच्छेद 4 का सी पढ़ ले। लेकिन है तो क्या, पढ़ते तो है नहीं, बस हवा हवाई में बातें करते हैं। कर्नाटका में रघुनाथ अग्निहोत्री का केस आया। चित्रा जी जानती है क्या कहा कोर्ट ने? माननीय कोर्ट ने कहा, प्राइमा फेसी द आरएसएस इज अ नॉन पॉलिटिकल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी हेटरेड टुवर्ड्स नॉन हिंदूज एंड दैट मेनी इमिनेंट एंड रेस्पेक्टेड person in the country has
नॉट हेजिटेटेड टू प्रेसाइड इट्स फंक्शंस। तो ये संविधान की दुहाई देते हैं तो माननीय न्यायपालिका के निर्णय को नहीं मानेंगे। और बात कर रहे थे, ये बार बार पूजनीय गुरु जी की किताब की बात कर रहे थे, तो आप बार बार बंच ऑफ थॉट की बात करेंगे तो माननीय गुरु जी के विजन एंड मिशन की बात नहीं करेंगे। अरे उसकी भी कभी आशुतोष जी चर्चा कर लीजिए। लेकिन ना, अरे भैया अभी क्यों हटाया गया, ये सवाल पूछा जा रहा है ना विशाल मिश्रा जी। ये सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था क्या बीजेपी आरएसएस के बीच में? पिछले मुद्दे पर आइए ना चित्रा जी। हाँ, मुद्दे पे ही आ रहे हैं चित्रा जी। एक बहुत अभी मध्य प्रदेश का ही एक मैटर था, ये जो है मामला जो जुड़ा हुआ है, फिर मामला को न्यायालय में जाता, फिर न्यायालय की टिप्पणी होती, फिर चीजें होती। तो जब चीज है नहीं कोई ऐसा गलत, तब उसको बैन करने के रखने का क्या औचित्य है? गत 99 वर्षों से चित्रा जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सतत राष्ट्र के पुनर्निर्माण एवं समाज की सेवा में संलग्न है। मां भारती को परम वैभव संपन्न बनाने के लिए संलग्न है। जिस साल 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना होती है, उसी साल मोतीलाल नेहरू, उसी साल मौलाना आजाद, उसी समय जो है डॉक्टर नहीं चित्रा जी, एक लाइन ठीक है, जल्दी से मालूम नागर साहब इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से। को रोकने के लिए कमेटी बनी थी, रोक नहीं पाते हैं। तब वहां पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता जो है डॉक्टर जी जो है अपने जो है स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं को भेजते हैं। 1926, 27, 1946 में विभाजन के समय, 1950 में असम भूकंप के समय, पंजाब बाढ़ 1955 के समय, 1955 में तमिलनाडु चक्रवात समझ में आ गई आपकी बात। अब मौजूदा दौर में भी हमने देखा है कि कई जगहों पर आरएसएस के लोग जब प्राकृतिक आपदा आती है तो किस तरह से जाकर मदद करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने खुद ही ग्राउंड रिपोर्टिंग में देखा है। लेकिन विशाल मिश्रा जी, अब 10 साल तक सरकार थी तो अभी याद क्यों आई? ये सवाल पूछ रहे हैं तो आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मलूक नागर साहब, अब मैं आपके पास आते हुए मेरा सवाल ये है, और जरा गौर से आप सुनिएगा। 1979 में जब जनता पार्टी की सरकार गिरी थी, उस वक्त जिस मुद्दे पर सिर्फ फुटअव्वल शुरू हो गई थी, उसमें भारतीय जनसंघ के नेताओं का आरएसएस से भी सदस्य होने का मामला था। दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई थी और पूरे अभियान का नेतृत्व चौधरी चरण सिंह की ओर से किया गया था। आप तो उन्हीं की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो जरा बताइए, जब राजनीतिक दल के लिए दोहरी सदस्यता सवालों के घेरे में आ सकती है, फिर ये सरकारी जो कर्मचारी हैं या जो सरकारी अफसरान हैं ऐसे कार्यक्रम में शामिल होंगे तो सवाल नहीं पूछे जाएंगे? मलूक नागर जी, देखिए, देश में हर किसी को आजादी है सवाल पूछने की और हर किसी को आजादी है जवाब देने की या अपनी अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करने की। चित्रा जी, ये देखिए जो अभी चर्चा चल रही है और कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पे कई आजादी के बाद से अब तक चर्चा ही नहीं हुई। जो भी आप कह रहे हैं पहले क्यों नहीं हटा, बीच में हटा, फिर बैन हुआ, फिर हटा। आजादी की लड़ाई को लड़ने वाले चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को जब अंग्रेजों के साथ लड़ाइयां लड़ी, अंग्रेजों ने उन्हें ट्राइबल्स डिक्लेयर कर दिया, कुछ जातियां थी, और 52 में आजादी मिलने के बाद पहले चुनाव में उन बैन को हटाया गया जिनको विमुख जाति कहते हैं हिंदी में। और 1968 में एक नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी किया कि इनको सुविधाएं मिलेंगी। पूरे देश में आज कई स्टेट में मिलने शुरू हो गए, जिनमें जाट हैं, गुजर हैं, यादव हैं, निषाद हैं और दलित जातियां बहुत सारी हैं। तो ऐसे अनछुए पहलू बहुत पड़े हुए हैं जिन पे सोच की जरूरत है। और आशुतोष जी हमेशा ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिन पे सोचने की जरूरत है। तो ऐसे मुद्दे भी बाहर आने चाहिए। और जहां तक चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा की बात थी, वो विचारधारा पे डिस्कशन होने चाहिए। पार्लियामेंट में नहीं होते, लोग जीत के पहुंच जाते हैं, MP बन के पहुंच जाते हैं, विधायक बन के पहुंच जाते हैं, वहां किसानों पर चर्चा बढ़िया ढंग से अभी वाला फैसला बहुत अच्छा है टॉपिक चल रहा है या गड़बड़ है? चाहिए कि इसमें नहीं, मैं क्या, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी बात को सीधा रेड और व्हाइट कह देना एकदम गलत है। उस पे पूरे देश में चर्चा होनी चाहिए, देश की पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए। और जो लोग देश के लिए काम करें, देश के हित में काम करें, उनको आगे लाना चाहिए। और किसी भी व्यक्ति की अगर देश के खिलाफ कोई कार्रवाई देखी जाए तो उसको फिर अंकुश लगना चाहिए। तो इस पे तो डिबेट आपने जो आज ये टॉपिक लिया है, अच्छी बात है, डिबेट हो रही है, लोगों के सामने जाएगा। कई बार क्या है, किसी भी संस्था की कुछ लोग मिलकर के इतना बुरी तरह प्रचार करके इतनी छवि खराब कर देते हैं जिसकी को था नहीं। अब जैसे सीधा सीधा लेते हैं हम, आजकल संविधान खतरे में है, पिछले चुनाव में भी चला दिया। बड़े माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि संविधान को हम मानते हैं, बाबा साहब भी होते तो भी संविधान को नहीं छेड़ सकते थे, और इन्होंने झूठ चला रखी है। दोनों तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं, संविधान को चूमते हैं, ये सारे लोग जाते हैं संविधान के लेके शपथ खड़े हो जाते हैं। अरे भाई, कौन सा सही है कौन सा
गलत है। जहां तक पिछली लोकसभा थी 17वीं जिसमें मैं था, उसमें 3 सदन चित्रा जी 3 सत्र चलने नहीं दिए। कांग्रेस कहती रही कि सरकार नहीं चलने दे रही, सरकार के हम लोगों के एनडीए की तरफ से आती रही कि विपक्ष नहीं चलने दे रहा। जब विपक्ष हंगामा करेगा और नियम और कानून को तोड़ेगा संसद के को, और संसद को चलने ही नहीं देगा, तो और आरोप लगाएंगे कि जी इतने सस्पेंड कर दिए और बिल पास कर लिए। अरे तुम संसद चलने नहीं दे रहे, डिस्कशन होने नहीं दे रहे, बात को आगे बढ़ने नहीं दे रहे, आरोप भी उल्टा सरकार पे ही लगेगा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आहिस्ता आहिस्ता देश के सामने जा रही हैं। अभी जैसे परसों की घटना को लेते हैं, 2022 में मैं खत्म कर रहा हूं, बहुत जरूरी है। 2022 में मेरा करीब 100 किलोमीटर बिजनौर लोकसभा में ये कांवड़िए आते हैं, तो मैं एक जगह गया तो वहां मुस्लिमों का उस पर लगा हुआ था नाम, और वो उठा करके लोगों की खिदमत कर रहे थे। मैंने आके पार्लियामेंट में बोला 2022 में कि एक अजीब इतना अच्छा नजारा देखने को मिला कि मुस्लिम समाज के लोग कांवड़ियों की सेवा कर रहे थे। अब इसका इंटरप्रिटेशन दूसरे ऐसे ले रहे हैं कि जी वहां तो मुस्लिमों को बैन कर रहे हैं। अरे इसको अगर देश में कहीं लगे हुए हों और लोग इसको पॉजिटिव लेना चाहें कि इस देश में मुस्लिम लोग कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं। हाँ मलूक साहब, आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आपने सुनो होगी, मुझे नहीं लगता है कि इस विषय पर अब और ज्यादा चर्चा की जरूरत है। गौरव भाटिया, मेरे पास वक्त कम है, गौरव भाटिया जी बहुत देर से हाथ उठा रहे थे। हाँ चित्रा जी एक लाइन में खत्म कर रहा हूं बस, प्लीज एक लाइन में, बिल्कुल एक लाइन में। हाँ। अच्छा, अब जैसे ईद पे सारे हिंदू जाते हैं मुस्लिमों के लिए, कितना बढ़िया बातचीत होती है, कितना एकदम आपस में तालमेल दिखता है। तो देश की छवि बाहर बढ़िया जानी चाहिए। तालमेल बनाने के लिए भी सरकार की ओर से जो आदेश पारित हो वो उसी रूप में जाए ना मलूक नागर साहब। ठीक है, गौरव भाटिया जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। देखिए चित्रा जी, सारा देश देखता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और जो आरएसएस का समर्थन करते हैं, वो विश्लेषक आके संविधान की बात करते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, और जो संविधान दिखाते हैं उनसे संविधान पे अगर हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो वो इधर उधर भागते हैं। आपने एक सवाल किया जिसका उत्तर मैं जरूर देना चाहूंगा। आपने कहा चुनाव के बाद ये फैसला लिया गया, क्यों? तो मैं आपको जानकारी देता हूं, गुजरात सरकार 2000 में, सन 2000 में ये फैसला ले चुकी है, और इससे वहां पे भी जो प्रतिबंध है उसे हटाया गया था। तब तो कोई चुनाव नहीं थे, तो इसलिए आरोप गलत है। लेकिन आज ये जरूर कहा जाएगा, वो टूटी साइकिल समाजवादी पार्टी आतंकवाद और देश की सुरक्षा की बात ना करे, जिसके अध्यक्ष लश्कर ताइबा का मॉड्यूल का आतंकवादी पकड़ा गया लखनऊ में, तो कहते हैं उनका ऑडियो भी दे दीजिए वरना रहेगा कि दूसरे पर आरोप। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, इस वजह से आप तमाम मेहमानों का यहीं पर धन्यवाद मैं कहना चाहूंगी। कुल मिलाकर अगले साल अब 100 बरस पूरे होने जा रहे हैं आरएसएस के। ऐसे में आज का ये जो फैसला है, इसका असर किस रूप में दिखेगा? आरएसएस ने नए लक्ष्य अपने लिए निर्धारित किए हैं, हर गांव में आरएसएस की शाखाएं लगाने का, और ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग आरएसएस से जुड़े। इसके लिए अब किस तरह का तालमेल देखने को मिलता है, और आगे आने वाले वक्त में आरएसएस को लेकर किस तरह के सवालों का सामना भी तमाम नेताओं को करना पड़ेगा, इस पर रहेगी हमारी नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए।